अपने पेशेंट का टाइट्रेशन हम किस प्रकार से करते हैं, आइए इस पे चर्चा करते हैं। एक पेशेंट का TSH 50 प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म केस है, 100 माइक्रोग्राम शुरू किया गया और 40-45 दिन बाद उनका TSH कराया, 8 आया। अब जब 8 आया तो अब हम क्या करें? सेम डोज चलने दें, कुछ बढ़ाएं तो कितनी बढ़ाएं? 12.5, 25 या 50, कितना करें? तो ऑब्वियसली हमने इनिशिएशन किया, हमने इनिशिएट कर दी डोज, मॉनिटर कर लिया। अब मॉनिटरिंग के रिजल्ट के अनुसार हमें टाइट्रेशन करना है। तो यह टाइट्रेशन में समझे अधिकांश लोगों ने 12.5 माइक्रोग्राम पे वो किया है। तो यदि हम वही फॉर्मूला लगाएं कि जितना TSH उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, एक तरीका। और दूसरा तरीका, पूरे TSH को क्यों करें? हमारा गोल क्या है? हमें TSH लाना कहाँ है? अगर 1 से 0.5 से 5 की TSH की जो नॉर्मल रेंज होती है, हमें 0.5 से 5 मतलब एवरेज 2.5 ले लें, तो 2.5 लाना है तो हमें 8 से 2.5 जाने का मतलब 5.5 कम करना है। 5.5 लगभग 10-12 अगर हम माइक्रोग्राम उसके लिए और आवश्यकता है। तो जो TSH आया उसके अनुसार अगर हम पेशेंट को ऑप्टिमाइज नहीं करेंगे, हम कई पेशेंट्स देखते हैं उसमें क्या होता है कि टेस्ट तो कराया लेकिन टेस्ट कराने के बाद TSH कितना आया? 20, खाते रहो। अरे भाई वही डोज खानी थी तो तुमने टेस्ट क्यों कराया? अगली बार कराया TSH 25, खाते रहो, क्यों टेस्ट करा रहे हो बार बार? तो हमें पेशेंट को ऑप्टिमाइज करना है। जो हमारा टारगेट TSH जो 0.5 से 5 के बीच में होता है, एवरेज मैंने कहा 2.5 मिड नॉर्मल, वो लाना है। तो 2.5 से हमने जो करंट वैल्यू है उसको देखा, कितना अंतर है, उसके अनुसार दवा में परिवर्तन किया और फिर कहा आप इतने समय में फिर करा के लाइए। तो टारगेट TSH ये तो प्रश्न था और मैंने बता ही दिया कि इसमें करें क्या। तो अब सब लोगों के रिस्पॉन्स आने ही चाहिए, अब कोई ऊपर नीचे मत लगा देना। तो हमें 0.5 से 5 जो लो, एक ने लगा ही दिया अबव 5 है, तो आप कुछ भी करो, हम तो अपनी राह पे चलेंगे। ठीक है, हो सकता है आपने कुछ सोच के लगाया हो कि हम उसको अबव 5 रखना चाहेंगे, लेकिन हम अधिकांश केसेस में जो हम इसको अपनी नॉर्मल रेंज में लाना चाहते हैं, यही हमारा लक्ष्य है। चलिए, आखिर हम ये क्यों कह रहे हैं? मैंने कहा कि हमें अपने पेशेंट्स को 0.5 से 5 के बीच में लाना है। एक पेशेंट है हमारे जो 5 साल से 8 से 10 TSH लेके चल रहे हैं, और हम कह रहे हैं भाई साहब हमने तो सबसे कहा कि तुम्हें 0.5 से 5 के बीच में होना चाहिए और आपका TSH तो बहुत खराब चल रहा है, आपको तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इतना बीमारी हो जाएगी, आप तो बिल्कुल पता नहीं क्या क्या बातें कर डाली। आखिर इनमें से क्या ऐसी चीजें हैं जो अगर हम TSH अनकंट्रोल्ड रखते हैं तो हो सकती है? मोटापा, सूजन, दर्द भारीपन, एथेरोस्क्लेरोसिस, क्या चीजें हो सकती है? ठीक है, अधिकांश लोगों का मोटापा और एथेरोस्क्लेरोसिस दो पे जोर है। और वास्तव में इनमें ये तो ध्यान रखिए कि थायरॉक्सिन थायराइड का और मोटापे का कोई विशेष संबंध नहीं है। ये सोसाइटी में एक ये मिसकंसेप्शन जरूर है, लेकिन आप जानते हैं कि मेजर वेट गेन वाटर रिटेंशन का है, थोड़ा वेट गेन जो लिथार्जी के बाद जो हम आलस में और पड़े रहे, एक्टिविटी नहीं की, उसका है। लेकिन मेजर वेट गेन कभी थायराइड से नहीं होता, हाइपोथायराइड से नहीं होता। हाँ, थोड़ा वेट गेन होता है, थोड़े एडिमा होता है, थोड़ा एक्सेंट पेन्स होते हैं, तो सभी चीजें जब हमारा पेशेंट थोड़ा माइल्डली अनकंट्रोल्ड है तो सबका थोड़ा थोड़ा भाग है रिस्पॉन्सिबल ये रहेगा। लेकिन जो इस ग्रेड का सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म जो है, वो मेजर जो उसका आ, आ, जो उसका दुष्परिणाम है लंबे समय पर, वो है एथेरोस्क्लेरोसिस। तो जिसके कारण से हम ये नहीं चाहते किसी पेशेंट को लंबे समय तक अनकंट्रोल्ड छोड़ा जाए, क्योंकि थोड़ा LDL कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देता है,
और थोड़ा एथेरोस्क्लेरोसिस की संभावना बढ़ाता है, थोड़ा जिसके कारण से आगे चल के कार्डियक प्रॉब्लम्स की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए हम अपने पेशेंट को यह लक्ष्य देके चले कि हमें उसका TSH 0.5 से 5 के बीच में ही रखना है। तो जब हम पारा पेशेंट अनकंट्रोल्ड होता है, थोड़ी ये परेशानियां, थकान, भारीपन, थोड़ा सुस्ती, आलस, काम में मन न लगना, थोड़ा डिप्रेशन, थोड़ा दर्द, थोड़ा ऐंठन अकड़न, थोड़ी सूजन है, ये सारी, थोड़ा LDL कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होना, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा होना, थोड़ी एथेरोस्क्लेरोसिस, यह सब उसकी आ सकती है। तो अगर हम, ये तो होगा सिम्टम्स, जिनमें से ये सारे सिम्टम मुझको भी होते हैं और आप लोगों को भी कभी ना कभी, घर वालों को भी होते होंगे, तो हम सबको लगता है हम सभी हाइपोथायराइड हो गए। लेकिन ये तो नॉन स्पेसिफिक चीजें हैं, कुछ लॉन्ग टर्म की विशेष चीजें भी इसके साथ संबंधित हो सकती है। आइए एक दूसरी संभावना पे विचार करते हैं, हाइपोथायरिज्म प्राइमरी, जिसमें थायरोक्सिन 100 शुरू की गई, 40 डेज के बाद TSH जब देखा तो देखा TSH उसका सप्रेस्ड 0.08। हम लोग बात कर रहे थे अपने केसेस में हमें ये टारगेट करना है कि हम उनको बीच में रखें, किसके, 0.5 से 5 के बीच में। तो यह जो चला गया TSH काफी कम, तो इसमें हम क्या करें, सेम डोज रखें या डोजेस को कुछ घटाएं। अधिकांश लोगों ने 12.5, कुछ लोगों ने 25 घटाने की बात की है। कॉन्टिन्यू सेम ट्रीटमेंट भी कहा है, कॉन्टिन्यू सेम ट्रीटमेंट ना करें, ये मेरी राय है। TSH बढ़ा हुआ है थोड़ा सा, बहुत धीरे धीरे लंबे समय में दिक्कत करेगा, लेकिन TSH इतना कम है, यह थोड़ा सीरियस प्रॉब्लम कर सकता है। तो क्या, कि पहली चीज तो हम डोज घटाए। अच्छा, आप लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे 12.5 क्यों नहीं घटा रहे, आप 25 क्यों घटा रहे हो? क्योंकि थायरोक्सिन को ज्यादा देना वो एक हमारी तरफ से एक गलत काम है, जो पेशेंट के लिए हानिकारक है। तो यहाँ पे घटाने पे मैं थोड़ा सा बढ़ाने की तुलना में ज्यादा एग्रेसिव होना चाहूंगा। बढ़ाया तो मैंने 12.5 था, लेकिन अगर कम है तो घटाऊंगा मैं 25, चाहे बाद में बढ़ानी पड़ जाए। क्योंकि थायरोक्सिन देखिए, विशेष रूप से फिर वही बात करूं कि किसी बुजुर्ग व्यक्ति में, पुरुष या महिला में, किसी पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल में, किसी कार्डियक पेशेंट में, इनमें तो विशेष रूप से मैं डोज को ज्यादा घटाना चाहूंगा। और यदि कुछ लोगों ने 50 घटाने का भी कहा है, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन अगर वृद्ध व्यक्ति है तो 50 घटा देने में भी कोई खराबी नहीं, पहले 50 घटा दो, बाद में जरूरत होगी तो बढ़ा देंगे। लंबे समय तक अगर हम अपने इस पेशेंट को सप्रेस्ड TSH पे के साथ में छोड़ देते हैं, तब उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। हमने कहा कि लंबे समय तक अनकंट्रोल्ड छोड़ दें, तब क्या होता है, तब उस पेशेंट में एथेरोस्क्लेरोसिस, हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया, CAD के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर हम लंबे समय तक थोड़ी डोज को ज्यादा देते रहे, तब क्या होता है, अधिकांश लोग कह रहे हैं CHF, कुछ कह रहे हैं हार्ट ब्लॉक, एथेरोस्क्लेरोसिस, कुछ ने वॉल्वुलर रिगर्जिटेशन भी लगाया है। हाँ, थायरोक्सिन देख के हम क्या करें, स्टिमुलेट कर रहे हैं, सारी चीजों को तेज कर दे रहे हैं, हार्ट की सारी एक्टिविटीज तेज हो जाती है। तो उसके तेज हो जाने से हार्ट ब्लॉक तो नहीं होगा, ये तो ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तो इससे टैकीअरिथमिया, पैल्पिटेशन, एक्टोपिक, बाइजेमिनी, टैकीकार्डिया, जो टैकीअरिथमिया, जो वेंट्रिकुलर एट्रियल फिब्रिलेशन खूब होता है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया भी हो सकता है, लेकिन हार्ट ब्लॉक नहीं होगा। हार्ट ब्लॉक हाइपोथायराइडिज्म में हो सकता है। वॉल्वुलर रिगर्जिटेशन, वॉल्व से कोई मतलब नहीं है, ना हाइपोथायराइडिज्म का ना हाइपरथायराइडिज्म का, ये तो हटा दीजिए, ये भी हटा दीजिए। एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं, एथेरोस्क्लेरोसिस हाइपोथायराइडिज्म बढ़ती है। हाइपरथायराइडिज्म में जब हार्ट को स्टिमुलेट कर दिया, जब उससे ज्यादा स्टिमुलेट कर दिया, तो एंजाइना प्रेसिपिटेट हो सकता है।
एमआई हो सकती है, एथेरोस्क्लेरोसिस का एग्रेवेशन नहीं होता। तो मेन चीज क्या हुई, सीएचएफ, टैकीकार्डिया हुआ, एट्रियल फिब्रिलेशन हुआ, एंजाइना हुआ, एमआई हुआ, और अगर हार्ट वीक है तो सीएचएफ रेसिपिटेट हो सकता है। इतनी तेजी से वीक हार्ट को उसको स्टिमुलेट किया कि वो फेल करने लगा। तो लंबे समय तक रहता हाइपर टॉक्सिक स्टेट, हाइड्रोटॉक्सिक स्टेट, वह मुख्य रूप से हमारे हार्ट पे दुष्प्रभाव डालती है। और इसके अलावा टैकीकार्डिया, पैल्पिटेशन, टैकीरिथमिया, एट्रियल फिब्रिलेशन, कार्डियोमायोपैथी हार्ट को कमजोर करती, लगातार उत्तेजित रहते हुए कार्डियक मसल्स कमजोर हो जाती है। हाई आउटपुट कार्डियक फ्लूइड, कि हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ रहा है और तब भी फेल कर रहा है वो, उसके कारण से इतना ओवरवर्क होके कि वो शिथिल होता जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस, तो मायोपैथी, मसल्स भी उत्तेजित होने से कमजोर हो जाती है, उनमें कैटाबोलिज्म हो जाती है, तो मसल का मास कम हो जाता है, और ऑस्टियोपोरोसिस, बोन्स वीक होती जाती है। तो लंबे समय तक अगर हम थायरोक्सिन की डोज ज्यादा देते रहते हैं तो हार्ट पर और बोन्स पर, और दोनों ही चीजें बुजुर्गों की सेंसिटिव होती है। तो इसलिए जब व्यक्ति उम्र के अपने जीवन के सेकेंड हाफ में हो, दूसरे पड़ाव पे हो, तब थायरोक्सिन की डोज ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हार्ट के लिए, बोन्स के लिए हानिकारक होती है, फ्रैक्चर की संभावना बढ़ सकती है। तो इसलिए हमें मॉनिटर करना है, मॉनिटर करने के साथ जो टाइट्रेट करना है, टाइट्रेट करने में बहुत ध्यान रखना है। ना हम पेशेंट को अंडर ट्रीट करें कि डोज ज्यादा समय तक कम चले, ना ओवर ट्रीट करें। ओवर ट्रीट करना वो बहुत ही हानिकारक है पेशेंट के लिए। और रूल ऑफ टाइट्रेशन क्या है, थोड़ी डोज से हम बहुत ज्यादा बड़े बड़े चेंजेस, जैसे अभी बात हुई कि टाइट्रेशन के समय डोज कम करनी है, 100 चल रही है एकदम से 50 कर, थोड़ा अवॉइड करना है। जब तक कोई विशेष परिस्थिति गड़बड़ ना हो तब तक हमें बहुत बड़ी डोजेस से डोज टाइट्रेशन नहीं करना चाहिए। फिर हम आते हैं कि वही TSH 50 है, 100 माइक्रोग्राम दिया, TSH 8 से 10 आ गया। अब इसका जो नुकसान है कि पेशेंट अंडर ट्रीटेड है, अंडर ट्रीटेड, उसको हम डोज कम दे रहे हैं। इसका नुकसान किसमें होगा ज्यादा, पेशेंट को डोज कम दी जाती है तो बच्चों को, थोड़े बड़े व्यक्तियों को, बड़ी उम्र के लोगों को, या वृद्ध व्यक्तियों को, किनको डोज कम देने का नुकसान ज्यादा है बनिस्बत की दूसरे लोगों से। अधिकांश लोग बच्चों के लिए कह रहे हैं, कुछ लोग वृद्ध व्यक्तियों के लिए कह रहे हैं। तो वास्तव में अभी क्या बात हुई कि जितना हम लोगों आरंभिक दिनों में हमें एक्टिवनेस की जरूरत है, हमारी मेटाबॉलिज्म फास्ट होती है, जैसे जैसे हम वृद्ध होते जाते हैं हमारी मेटाबॉलिज्म स्लो होती जाती है, हमें कम डोज की जरूरत है। तो इस समय आरंभ में हमें ग्रोइंग एजेस में तो थायरोक्सिन की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म हमारी बहुत तेज है और सारी चीजें, हमारी शारीरिक वृद्धि पूरी थायरोक्सिन पर निर्भर कर रही है। तो इसलिए जितनी यंग एज हो उतना हमें थायरोक्सिन की आवश्यकता ज्यादा है, उसकी डोज को थोड़ा सा लिबरली यूज करना चाहिए। और जितना आयु बढ़ती जाए उतना थायरोक्सिन थोड़ा सा हाथ रोक के, वहां पे हमें उतना एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं। तो ये हर पेशेंट एक रिपोर्ट लेके आया है, जो हर पेशेंट एक समान नहीं है, इनमें बहुत सारी विविधताएं हैं जिनको हमें ध्यान रखना है। इसकी उल्टी बात, अगर हमारे पेशेंट का TSH 0.01 से 0.05 सप्रेस्ड चल रहा है, इसका रिस्क किसको ज्यादा है? नेक्स्ट पोल लगाइए। तो इसका किसको रिस्क ज्यादा है? अगर हम पेशेंट को ओवरडोज दे रहे हैं, बच्चों को, थोड़ी बड़ी उम्र को, अधिक बड़ी उम्र के लोगों को, या वृद्ध लोगों को। ठीक है, आप सबके रिस्पॉन्सेज यही हैं कि जैसे जैसे अभी हम लोगों ने बात की कि कम आयु में थायरोक्सिन की आवश्यकता ज्यादा है,
अधिक आयु में थायरोक्सिन की आवश्यकता उतनी नहीं है, और वहां पे हमें थोड़ा सा धीरे धीरे आराम से चलना है, हड़बड़ाहट नहीं करनी।